तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है मधु इधर बैठो। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ये हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, मधु इधर बैठो। तो ये जो आपका इधर शब्द है ये क्या व्यक्त कर रहा है, तो ये हमें स्थान को व्यक्त कर रहा है। और जब कभी भी कोई भी शब्द स्थान को व्यक्त करता है तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है हमारा, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो ये रेखांकित जो किया गया है प्रतिदिन, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है क्या है ये। तो सबसे पहला है आपका उपसर्ग है, दूसरा है अव्यय है, तीसरा है सर्वनाम है, या चौथा है कारक। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है ये क्या है, एक यहाँ पर ये एक अव्यय है। क्या है? अव्यय। और अव्यय कौन सा अव्यय हो जाएगा, तो ये एक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। और क्रिया विशेषण के भेदों में से भी कौन सा होगा, तो देखिए प्रतिदिन शब्द है, और प्रतिदिन क्या बता रहा है, प्रतिदिन हमें समय को बता रहा है। किसको बता रहा है? समय को। तो ये हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अफसोस। अफसोस में नहीं जा सका, रेखांकित में अव्यय का प्रकार है। और अव्यय का कौन सा प्रकार है, तो सबसे पहला है आपका संबोधन सूचक, दूसरा है आपका शोक सूचक, तीसरा है आपका आश्चर्य सूचक, और चौथा है आपका हर्ष सूचक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब वो क्या कर रहा है, अफसोस कर रहा है। अफसोस कर रहा है यानी कि अपने दुख को व्यक्त कर रहा है, अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शोक सूचक। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए संबंध बोधक अव्यय वो होते हैं जैसे कि एक शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध बताता है वहाँ पर आपके कारक चिन्ह आते हैं। देखिए कारक चिन्ह कौन से आते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि संबंध कारक जो होता है उसकी पहचान करने के लिए के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं। और अधिकतर जो 90% जो प्रयोग किए जाते हैं वो आपके काकी के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, अरे यह क्या हो गया। अरे, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर देखो आप, ये जो है चिन्ह, ये चिन्ह जब कभी भी आपको दिखेगा तो वहाँ पर आप हमेशा ही बोलोगे ये कौन सा है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक, ये क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। इसका नेक्स्ट है आपका मेरा मकान पेड़ के सामने है। अब देखिए यहाँ पर के कारक चिन्ह दिख रहा है, जहाँ कहीं भी आपको का, की, के ये कारक चिन्ह दिख जाएंगे वहाँ पर हमेशा ये क्या होगा, संबंधवाचक अव्यय। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का है। ठीक, जिसमें क्रिया विशेषण हो वो हमें वाक्य बताना है। तो सबसे पहला है आपका सोहन सोता है, दूसरा है आपका घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तीसरा है आपका मोहन हंसता है, और चौथा है आपका बच्चा रोता है। ठीक, तो देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताता है वह आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ संज्ञा है और दो क्रियाएं हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा है यहाँ पर आपका संज्ञा है और ये आपका क्रिया है और ये भी आपका क्रिया है। ठीक, और डी को देखोगे तो यहाँ पर भी आपका संज्ञा है, इसके बाद एक क्रिया है और ये दूसरा क्रिया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए दौड़ना क्या होता है, क्रिया होता है, और तेज क्या है, ये क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है। कैसे? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। ठीक, अब यदि यहाँ पर ये पूछा जाए कि ये जो तेज जो विशेषण है, तेज जो क्रिया विशेषण है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, यदि ये आपसे पूछा जाता है तो देखिए कैसे करके आप किसी भी प्रश्न को पूछिए। यदि आप कैसे करके प्रश्न पूछ रहे हो और यदि आंसर आ रहा है तो वह हमेशा ही रीतिवाचक कहलाता है। कौन सा कहलाता है? रीतिवाचक। ठीक, कैसे, तो देखिए घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर पूछा जाए कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। कैसे से जब कभी भी आंसर आ जाता है तो वह हमेशा रीतिवाचक कहलाता है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होता है वह क्या होता है, जो कि किसी क्रिया के होने के ढंग को बताता है, यानी क्रिया किस प्रकार से हो रही है यदि वो बताता है तो वह रीतिवाचक कहलाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका
अचानक काले बादल घिर आए। इस वाक्य में अचानक किस क्रिया विशेषण का भेद है? तो सबसे पहला है आपका कालवाचक, दूसरा है आपका रीतिवाचक, तीसरा है आपका परिमाणवाचक और चौथा है आपका स्थानवाचक। तो इसका भी जो आंसर होगा वो रहेगा आपका रीतिवाचक। और क्यों रहेगा तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। अचानक काले बादल घिर आए, तो कैसे घिर आए? कैसे घिर आए? अचानक से घिर आए। कैसे घिर आए? अचानक से घिर आए, यानी कि क्रिया के होने के ढंग को बताया जा रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? आपका रीतिवाचक। ठीक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका नेक्स्ट है आपका भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला जो शब्द है वह क्या है? ठीक, तो सबसे पहला है आपका संज्ञा है, दूसरा है आपका सर्वनाम है, तीसरा है आपका विशेषण है और चौथा है आपका अव्यय है। ठीक, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यह क्या है? अव्यय है। अव्यय क्या होता है? जो कभी भी व्यय नहीं होता, यानी कि जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनके आधार पर वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता, वह सभी शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका तुम अंदर आओ। वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक, सबसे पहला है आपका रीतिवाचक, दूसरा है आपका कालवाचक, तीसरा है आपका स्थानवाचक और चौथा है आपका परिमाणवाचक। ठीक, तो देखिए तुम अंदर आओ, और जो अंदर जो शब्द है यह हमें क्या दर्शा रहा है? यह हमें स्थान को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? स्थान को। तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ठीक, तो रीतिवाचक के लिए हमने आपको बताया है क्या करे हुए आप कैसे कैसे करके आप प्रश्न पूछ लोगे और आपको पता लग जाएगा कि रीतिवाचक कौन सा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला है आपका हरियाणा लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ठीक, 30 किलोमीटर दूर है, तो ये क्या है? आपका एक संख्यावाची है, तो ये तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका वह परसों आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? परसों। परसों शब्द क्या कर रहा है? हमें समय को बता रहा है। किसको बता रहा है? समय को। और जो भी शब्द हमें समय को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कालवाचक। ठीक, कालवाचक। ठीक, क्रिया विशेषण। इसका नेक्स्ट है आपका मैं भी चलूंगा। अब ये जो आपका भी शब्द होता है, देखिए एक हम पढ़ते हैं निपात, ये आपका पांचवा भेद कहलाता है। किसका? अव्यय का। अव्यय के टोटल आपके 4 भेद होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अव्यय के जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो टोटल आपके 5 भेद पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपका 5वां भेद होता है निपात। ठीक, लेकिन अव्यय का कभी भी निपात कोई भी भेद नहीं होता, इसे भेदों की श्रेणी में कभी भी गिना नहीं जाता। यदि कभी भी एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि आपके अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो वहां पर भी हमेशा 4 भेद हमें टिक करने होते हैं। 5 भेद यदि कोई टिक करता है तो उसका आंसर हमेशा गलत रहता है। निपात कभी भी भेदों की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन निपात भी एक अव्यय माना जाता है। ठीक, अब ये निपात होता क्या है? तो देखिए वह शब्द, ऐसे शब्द जो कि किसी बात पर जोर देकर बोलने के लिए प्रयोग किए जाते हों, उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे कि ही, भी, तो, ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी बात पर जोर देकर बोलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो मैं भी चलूंगा। ठीक, जोर देकर बोलने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी जो है यह क्या है? निपात है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका हम सचमुच बच गए। हम सचमुच बच गए, हमने बोला था कैसे करके आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। यदि आंसर आता है तो वही हो जाएगा आपका क्या, किसका उदाहरण हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। अब यहाँ पर पूछिए कैसे बच गए, तो सचमुच बच गए। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका मरुभूमि में कहीं धान उगता है। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका स्थानवाचक, दूसरा है आपका रीतिवाचक, तीसरा है आपका समयबोधक और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो बहुत से लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, ये जो कहीं जो शब्द है ये क्या कर रहा है? स्थान को प्रदर्शित कर रहा है।
स्थान को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, ये बात देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं जो शब्द है यह स्थान को तो प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर बहुत से लोग स्थानवाचक कर देते हैं, लेकिन वो आपका गलत रहेगा। गलत क्यों रहेगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है मरुभूमि में कहीं धान उगता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो ये जो आपका शब्द है ये आपका एक प्रश्नवाचक शब्द बन गया। ये अब आपका क्या बन गया? एक प्रश्नवाचक शब्द बन गया, और प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा तो वह आपका अव्यय की श्रेणी से हट जाएगा। ठीक, ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर यदि हम प्रश्नवाचक चिन्ह को यहाँ से हटा देते और यहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये स्थानवाचक हो जाता है। ठीक, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसका नेक्स्ट है आपका संजय ने आज ज़्यादा खाया। ठीक, संजय ने आज ज़्यादा खाया, तो ये रेखांकित किया गया है ज़्यादा, इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा अव्यय है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका स्थानवाचक, दूसरा है आपका परिमाणवाचक, तीसरा है आपका रीतिवाचक और चौथा है आपका कालवाचक। ठीक, जब कभी भी किसकी बात होती है? नाप या तौल। जब कभी भी नाप या तौल की बात आती है तो वह हमेशा ही क्या कहलाता है? परिमाणवाची। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा खाया, तो खाना जो होता है उसे हम क्या करते हैं? कभी भी गिनते नहीं हैं, उसे क्या करते हैं? हम तौलते हैं। क्या करते हैं? तौलते हैं। खाने को हमेशा ही क्या किया जाता है? तौला जाता है। तो यहाँ पर हमेशा ही आप क्या बताओगे? परिमाणवाची। लेकिन परिमाणवाची भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका संख्यावाची और एक होता है आपका निश्चित परिमाणवाची और एक होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाची। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो उसमें से हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाची। अनिश्चित परिमाणवाची क्यों? क्योंकि देखिए ज़्यादा खाया है, ज़्यादा कितना है ये हमें नहीं पता। अगर यहाँ पर बोलता 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, इस प्रकार से बोलता तो वह एक निश्चित परिमाणवाची हो जाता, क्योंकि हमें निश्चित संख्या पता है कि कितनी है। लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा बोला गया है, ज़्यादा बोला जाए, कम बोला जाए, अधिक बोला जाए, कुछ भी बोला जाए तो हमें नहीं पता कि वो कितना है, तो वह क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है मैं वहाँ होकर आया हूँ। इस वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है? ठीक, तो देखिए अव्यय शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए एक है आपका मैं, एक है आपका वहाँ, एक है आपका होकर और एक है आपका हूँ। ठीक, यदि हूँ की बात की जाए तो यह एक क्रिया होता है। ठीक, और ये होकर होना क्या होता है? ये भी एक क्रिया होता है। ठीक, अब मैं की बात करें तो मैं एक सर्वनाम होता है। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? वहाँ। ठीक, अब वहाँ कौन सा आपका अव्यय होगा? तो देखिए वहाँ क्या कर रहा है? ये स्थान को बता रहा है। क्या किसको बता रहा है? स्थान को बता रहा है। यदि स्थान को जो भी शब्द बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये वहाँ क्या कर रहा है? स्थान को बता रहा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सुरेश ध्यान से देखता है। वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक, सबसे पहला है आपका कालवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है आपका रीतिवाचक और चौथा है आपका स्थानवाचक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा रीतिवाचक। अब रीतिवाचक कैसे होगा? तो हमने आपको क्या बताया था? कैसे लगाकर आप प्रश्न पूछ लीजिए, यदि आंसर आता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका रीतिवाचक। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए सुरेश ध्यान से देखता है। सुरेश कैसे देखता है? तो आंसर क्या आ रहा है? ध्यान से। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? ठीक, तो परिमाणवाचक कौन से होते हैं? जो कि जिन वस्तुओं को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, यदि उनकी बात की जाती है तो वही क्या होते हैं? आपके परिमाणवाचक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक है आपका मानो, एक है आपका थोड़ा, इसके बाद अवश्य, इसके बाद है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका थोड़ा शब्द है, थोड़ा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। जैसे कि आप बोल दोगे थोड़ा सा घी दीजिए या थोड़ा सा पानी दीजिए। ठीक, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? एक परिमाणवाचक।
ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका आज हमारी बारी है। ठीक। वाक्य में आज कैसा पद है, कैसा पद है ये, तो सबसे पहला है आपका सर्वनाम है, दूसरा है संज्ञा है, तीसरा है क्रिया है, चौथा है क्रिया विशेषण है। तो सही आंसर होगा क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किस प्रकार से होगा तो वो चीज़ आप देख लीजिए। आज क्या कर रहा है, समय को बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण।